हाय दोस्तों, आज की कहानी है अर्चना चीखी तो रोहन बोला, चिल्ला मत, आज आराम से करूँगा। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अर्चना भागकर बेडरूम से बाहर निकलने लगी। रोहन जी ने उसे दरवाजे पर ही पकड़ लिया और खींचकर दोबारा बिस्तर में ले आए। उसने छूटने के लिए काफी जोर लगाया मगर छूट नहीं पाई। रोहन जी अपने शरीर का पूरा भार लिए उस पर चढ़ गए। वह बुरी तरह दब गई। जब उसका तिलमिलाना बंद हुआ तो वह उसकी छाती से शुरू करने लगे, नहीं अर्चना चीखी, डर मत, आज आराम से करूँगा, कहकर रोहन जी गीले होठों से उसे चूमने लगे। मगर एक उबाल आने की देर थी कि तैस में आकर रोहन जी बहसी हो गए और उन्होंने उसकी गोरी नरम चमड़ी पर दांत भींच दिए। अर्चना जोर से चिल्लाई। अचानक हुए तीखे दर्द ने मानो उसे पागल कर दिया हो। उसने बाल नोचकर रोहन जी का सिर अपने से जुदा करने की कोशिश की। बदले में रोहन जी ने पूरा जोर अपनी देह उसके ऊपर छोड़ दी। उसे मजबूर करके मनचाहे तरीके से मनचाहे समय तक लूटा। काम हो जाने के बाद वे उतरे और लुढ़क कर बिस्तर में अपनी वाली साइड पर जाकर सो गए। अर्चना देर रात तक रोती रही। उसकी सुबकियां सुनने वाला कोई ना था। फिर भी उसके मन के किसी कोने में इस बात का चैन था कि कम से कम आज का नर्क बीत गया। अर्चना को घिन आती थी रोज रोज के मेल मिलाप से, पर उसके पति मानते नहीं थे। उनकी आदत बन चुकी थी रोज रात को 11 बजे तक शराब पीना और फिर उसकी सोई हुई देह के साथ मनमानी करना। वह जितना मना करती वह उतनी ही मर्दांगनी दिखाते। कभी कभी उसे इतना गुस्सा आता कि मन होता तकिए के नीचे छुरा रखकर सोए, मगर छुरा चलाने के लिए हिम्मत चाहिए होती है जो उसके पास नहीं थी। बात घर की चार दीवारी से निकल न जाए, इस बात का डर भी था और शर्म भी। उनकी शादी को 20 साल हो चुके थे। बच्चे बड़े होकर पढ़ने के लिए विदेश जा चुके थे, मगर उनकी हर रात ऐसे गुजरती मानो वह दुल्हा दुल्हन हो। रोहन जी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे। ना जाने कहां से इतना गंध सुनकर आते और रोज रात उस पर आजमाते। एक बार अर्चना ने पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी, मगर कुछ फर्क नहीं पड़ा। रोहन जी को पता था कि वह कहीं नहीं जाएगी। एक बार आधी रात में रोहन जी की नाजायज हरकत पर अर्चना ने चेतावनी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने मियां बीवी की आपस की रजामंदी को गैर कानून करार दिया है। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट के लिए रोहन जी रुके थे और फिर से अपने रूप में आ गए। अगले दिन दफ्तर जाते वक्त उसकी आंखों में पिछली रात की कहानी घूम रही थी। अपना दुख हल्का करे भी तो किसके साथ, बहन से कहते हुए शर्म आती थी। वह बेचारी तलाकशुदा थी और पिछले 15 सालों से अकेली रह रही थी। फिर उसे डर लगता था कि कहीं बहन ऐसी सलाह ना दे दे जिससे उसकी जिंदगी में भी कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ जाएं और शादी टूटने के कगार पर आ जाएं। दफ्तर में एक बार उसने अपनी सहेली से पूछा था कि उसकी शादीशुदा जिंदगी कैसी है, तो पता लगा कि वे 3 से 4 दिन में एक बार करते हैं और वह भी 2 मिनट में खत्म। अर्चना ने अपनी बात बताई तो वह कमबख्त सहेली बोली, तो मजे ले लेना। कभी अपने पति को दिन के समय प्यार से समझाने की कोशिश करती तो वह समझ जाते, पर रात को बिस्तर पर लेटते ही सब भूल जाते। क्या उनके दोस्तों की सेक्स लाइफ भी उनकी तरह थी? रोहन जी तपाक से बोले, अरे नहीं, बंसी बता रहा था कि उसका और उसकी बीवी का मामला तो बहुत ही मैकेनिकल रहता है। अर्चना एक दिन अपनी सहेली आशा के पास गई। वह एक महिला संगठन में काम करती थी। दोनों ने मिलकर इस समस्या पर बातचीत की। आशा ने एक कहानी सुनाई। वह एक दफा किसी गांव की औरतों को कन्या भ्रूण हत्या के बारे में समझाने गई थी। उसने वहां इकट्ठा हुई औरतों को बताया कि
कैसे पेट में पल रही कन्या के सिर को पैनी चिमटी से तब तक कुचला जाता है जब तक वह मर ना जाए। ऐसा मामला सुनकर औरतों को समझ आ गया कि कन्या भ्रूण हत्या किसी कत्ल से कम संजीदा गुनाह नहीं। कुछ समझ आशा ने पूछा, नहीं, इस दुनिया में घिनौने से घिनौने पाप होते हैं, बस जरूरत है उन पर रोशनी डालने की। एक बार जो लोगों को पता चल जाए कि ऐसा हो रहा है तो गंदगी के कीटाणु झुलसकर अपनी मौत मर जाते हैं। आशा ने समझाते हुए कहा। अर्चना सलाह तो समझ गई थी, मगर उसे गैर अमली जानकर खामोश रह गई। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। फिर और बहुत सी बातें थी जिनकी वजह से रिश्ता तोड़ना सही सलाह नहीं थी। किसी की शराब कैसे छुड़वाई जाए, इस पर अर्चना ने काफ़ी खोज की। उसे लगता था कि अगर रोहन जी की शराब पीने की आदत छुड़वा दी जाए तो उसकी हालत में सुधार हो जाए। अर्चना ने कोशिश की, नीम हकीमों के पास गई, टोने टुकटे किए, सब्जियों का जूस दिन में 4 बार पिलाया। साइनों ने ठीक कहा है कि शराब और जुए जैसी लतें कभी किसी की नहीं छूटती। अर्चना ने अपनी दूर की ननद से मदद मांगनी चाहिए, मगर उसके मन में रोहन जी के लिए किसी पुरानी बात को लेकर कोई मलाल था, जिसकी वजह से उसने अपना पल्ला भी नहीं पकड़ाया। अर्चना ने और भी कई कोशिशें की, पर मायूसी ही हाथ लगी। अर्चना को एक वाकयात ख्याल आया। उसकी गली में से एक आदमी निकलता था जो उसे देखकर फूहड़ इशारे करता था। अर्चना ने सोचा कि उसकी मदद ली जाए तो हो सकता है कि लोहा लोहे को काट दे, मगर फिर यह सोचकर पीछे हट गई कि अगर वह आदमी मुसीबत की तरह पीछे पड़ गया तो अच्छी खासी बदनामी हो जाएगी। एक रोहन जी पीछे से उतरेंगे और दूसरा पीठ पर सवार हो जाएगा। किसी को क्या जवाब देगी कि आखिर वह आदमी पीछे पड़ा कैसे। ओशो कहते हैं कि आदमियों में सेक्स करने की चाह एक फूल की तरह होती है। जैसे फूल खिलता है या चाह जगती है, और जब वह जवानी पार कर लेते हैं तो जैसे फूल मुरझा जाता है, यह चाह भी खत्म हो जाती है। इसका मतलब था कि उसे रोहन जी के अंदर का फूल मुरझाने का इंतजार करना होगा, यानी उसे अभी और कई साल तक नरक भोगना होगा। वक्त गुजरता गया। अर्चना के दुखों को नजात मिली। उसको अक्सर एक सपना आता था कि वह एक लंबी रेस में भाग रही है। उसने एक धाविका के कपड़े पहने हुए थे। पसीने में तरबतर भरी सड़क पर, बीच बाजार में, गली में, मोहल्ले में वह भागी जा रही है। एक अंधी दौड़ मोड़ आता है तो मुड़ जाती है, कोई अटकल आती है तो बाजू से निकल जाती है, मगर वह भागती रहती है। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। इस दौड़ की ना कोई मंजिल है और ना कोई पड़ाव। कुछ दिनों बाद अर्चना को रोहन जी के गांव जाना पड़ा। वह जगह हरियाणा के एक बेहद पिछड़े देहात में थी। उनके चचेरे भाई की शादी का न्योता था। शादी के माहौल में एक ऐसा समय आया जब घर के आंगन में बैठी औरतों यूं ही बतिया रही थी। अर्चना भी उनमें जाकर बैठ गई। कोई रोहन जी की चाची थी, कोई ताई, कोई भाभी, तो कोई पड़ोसन। बातों बातों में मर्दों की औरत पर रौब जमाने की बातें चल निकली। एक भाभी ने बताया कि कैसे एक बार उनके घर में किसी रिश्तेदार के आने पर उनसे खाना बनाने में जरा सी चूक हो गई। इस बात को लेकर उसके पति ने बात को इतना खींचा कि भाभी का जीना मुश्किल कर दिया। उनके मायके में शिकायत लगाई। हर आए गए के सामने बात को छेड़ा। बात तब खत्म हुई जब भाभी ने किसी अगले मौके पर उसकी रिश्तेदार की आवाभगत जी जान लगा कर ना कर दी। माफ़ी मांगी सो अलग। तभी एक बूढ़ी अम्मा बोली, अरे क्या तुम लोगों ने सुना है कृष्णा का किस्सा?
क्या किस्सा है उसके बारे में किसी ने पूछा। अरे वह इतना जालिम था कि जब देखो तब अपनी बीवी को मारने के लिए तैयार रहता था। एक बार वह चूल्हे पर खाना बना रही थी कि किसना ने बेंत से मार मार कर बेचारी के कोहनी घुटने छील दिए। एक बूढ़ी औरत बोली, अजी गृहस्थ सुख तो इतना बड़ा सुख है कि इसको पाने के लिए जो भी सहना पड़े सह लेना चाहिए। इसी में औरत की इज्जत है। उनकी बातें चलती जा रही थी। अरे घर में मर्द होना जरूरी है, चाहे लंगड़ा लूला ही क्यों ना हो। चाची बोली, मैं तो कहती हूँ कि घर के दरवाजे पर मर्द की चप्पल भी पड़ी हो, वह भी बहुत बड़ी चीज है। उसी को देखकर समाज चुप हो जाता है। अर्चना को एक अजीब तरह की घबराहट हुई। वह उठकर हवेली के अंदर चली आई। देर तक उसके दिमाग में उन औरतों की बातें घूमती रही। उनकी नज़र में औरत अभी तक मर्द के पैर की जूती थी। फिर उसने अपनी जिंदगी की ओर एक तरफा होकर सोचा। अर्चना का दुख ऐसा नहीं था कि रोहन जी उसे मारते पीटते हों या मेहमानों के आगे सिर झुकवाते हों। बस रातों को ही सेक्स चाहते थे, अपनी पसंद का, अपने तरीके का, जिसमें ना सिर्फ उन्हें राहत चाहिए थी बल्कि अपने वहशीपन की खुराक भी। बाकी समय तो वे ठीक रहते थे। जब सूफी होते तो उनसे बढ़िया कोई आदमी ही नहीं था। अर्चना अर्चना करके उसके आगे पीछे फिरते थे। अर्चना एक शहर में रहने वाली कामकाजी औरत थी। वह उन औरतों की इस बात से इत्तेफाक रहती थी कि घर में मर्द की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। यह समाज ही कुछ ऐसा है, इसे बदलने में अभी बहुत समय लगेगा। उसकी सहेली पूनम, जो उसके दफ्तर में ही काम किया करती थी, किसी वजह से कुंवारी रह गई। उसकी कैसी कैसी कहानियां बनती थी। दफ्तर में काम करने वाले एक अधेड़ उम्र के नरूलाजी, जिन्होंने कभी उसे 1 से 2 बार लिफ्ट दी थी, के साथ उसे जोड़ा जाता। वो मानो दोनों में कुछ गंभीर मसला हो। अगर कभी अर्चना लोगों को नकारने की कोशिश करती तो अपने आप को बेबस पाती। पितृसत्तात्मक व्यवस्था की जन्मी रूढ़िवादी सोच ने लोगों के दिमागों में ऐसा घर किया हुआ है कि वे उसे निकालना उस अकेले के बस की बात नहीं। फिर जितने मुंह उतने बातें, वह किस किस को रोकती। फिर वह चपरासीन शीला, जवान सुंदर भरी छाती वाली मगर गरीब, ऊपर से वह विधवा हो गई। बेचारी सादी सूती साड़ी में जिस्म ढककर बिना साज सिंगार किए आती थी। सारा दिन नजरें नीची रख के काम करती रहती, मगर फिर भी प्रताप नाम का दरिंदा उसका पीछा नहीं छोड़ता था। सारे मुलाजिमों के सामने उस पर डोरे डालने से बाज नहीं आता था। लंबा चौड़ा 6 बच्चों का बाप बेशर्मी से कहता था, शीला तू किसी चीज की फिक्र मत करना, पैसों की तो बिल्कुल ही नहीं। शीला को वह रखेल बनाने के चक्कर में था। और वह विधवा कुसुम, जिसकी दफ्तर में ही काम करने वाले एक बूढ़े गुप्ता जी के साथ दोस्ती थी, कि कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। वह उन्हें अपना दोस्त मानती थी। उनके साथ घर परिवार के दुख सुख कह देती थी। अपनी जवान होती बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने में कुसुम को दिक्कत हो रही थी। उसने गुप्ता जी से मदद मांगी। दोनों एक ही समाज के थे। गुप्ता जी ने अपनी साख लगाकर एक रिश्ता ढूंढ निकाला। दहेज में कार देनी पड़ी, लेकिन लड़की की शादी ठीक ठाक निपट गई। बात मगर यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन वे कुसुम के घर रात को पहुंच गए। मौका पाकर उसकी बाह अपनी ओर खींची। कुसुम नहीं नहीं गुप्ता जी कहकर पीछे हो गई। फिर क्या था, गुप्ता जी ने अगले दिन यह किस्सा आम कर दिया। अगर कुसुम के पति जिंदा होते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। गांव से शादी निपटाने के बाद अर्चना और रोहन जी घर वापस आ गए। अब उसने पंख फड़फड़ाने बंद कर दिए। उसके माँ बाप मर चुके थे। भैया भाभी 7 समंदर पार रहते थे।
एक बहन थी जो तलाक और जिल्लत झेलते झेलते पथरा गई थी। अपने हालत को मद्देनजर रखकर उसने अपने पिंजरे में है खुशी ढूंढने की कोशिश की। अब भी अर्चना को वही सपना आता था, मगर थोड़ा सा अलग। सपने में वह खुद को भागते हुए देखती, भीड़ में बिना किसी की परवाह किए, पसीना पसीना होने के बावजूद वह भागती रहती। भाग भाग कर उसका जिस्म गठीला हो चुका था, उसकी टांगों में ताकत आ गई है, बाजुओं में भी, और वह बहुत खूबसूरत हो गई है। चेहरे का नूर बढ़ गया है, लोग उसे कामयाब मानकर इज्जत दे रहे हैं। अब अर्चना की जिंदगी बढ़िया गुजरती है। हाँ, लेकिन कभी कोई जब उसके कांच के घर पर पत्थर फेंकता है तो सारा ढांचा टूटकर बिखर जाता है, जिसे समेटने में उसे दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। वह रोज तप करती है और रोज उसका स्वाद भोगती है।